Hello everyone. Today I will teach you international trade third unit. इंटरनेशनल ट्रेड हम क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको बता दूं कि कोई भी कंट्री ट्रेड इसलिए करता है ताकि उसे ट्रेड से प्रॉफिट गेन हो सके। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब दो या दो से अधिक देश आपस में वस्तुओं व सेवाओं का आयात व निर्यात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड, जब एक कंट्री अदर कंट्री से वस्तुओं को इंपोर्ट करता है, आयात करता है, दैट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड, जब एक कंट्री किसी अदर कंट्री को वस्तुओं का निर्यात करता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों अलग अलग कंट्री से किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब क्लासिकल व्यूज़ क्या हैं? एडम स्मिथ ने इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड अपनी जो थ्योरी दी है उसका नाम है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इसमें इन्होंने बताया है कि एक कंट्री उस वस्तु का प्रोडक्शन करे जिसमें उसकी एब्सोल्यूट प्रॉफिट ज़्यादा आ रही है, और अदर कंट्री उस वस्तु का प्रोडक्शन करे जिसमें उसको एब्सोल्यूट प्रॉफिट ज़्यादा हो रही हो, और इस तरह से दोनों कंट्री आपस में ट्रेड करें और इंटरनेशनल ट्रेड से प्रॉफिट गेन करें। रिकार्डो ने क्या बताया है? रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में बताया है, जैसा कि रिकार्डो ने कौन सी थ्योरी दी है? कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी दी है, और उसमें बताया है कि कोई भी कंट्री उस वस्तु का प्रोडक्शन करे जिसमें उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है। इन अदर हैंड अदर कंट्री किस वस्तु का प्रोडक्शन करे जिसमें उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है, और इस तरह से दोनों ही कंट्री आपस में इंटरनेशनल ट्रेड से प्रॉफिट गेन करें। नेक्स्ट, जीएस मिल बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी। प्रतिपूरक मांग सिद्धांत। जैसा कि रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब है, अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये अदर कंट्री की डिमांड होगी, और इसमें क्या है, रेसिप्रोकल जो डिमांड है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड से डिसाइड होता है। आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट स्लाइड। एडम स्मिथ अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एडम स्मिथ ने क्या बताया है अपनी इस थ्योरी में? लाइक एब्सोल्यूट ट्रेड थ्योरी में बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे ए और बी दो कंट्री हैं, ये कंट्री गिवन है, ये कमोडिटी गिवन है। ए कंट्री एक्स वस्तु का 10 यूनिट बनाता है और वाई की 5। इसी तरह से जो बी कंट्री है वो एक्स की 5 और वाई की 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है, और इस तरह से एक्स ए कंट्री एक्स की और वाई बी कंट्री वाई की 5-10 यूनिट्स बना के आपस में ट्रेड करेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड से प्रॉफिट गेन करेंगे। नेक्स्ट, जैसा कि डायग्राम से एक्सप्लेन है, ये आपका वाई एक्सिस पे बी कंट्री गिवन है और एक्स एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ए कंट्री गिवन है। यहाँ पे आप देखेंगे वाई कम्युनिटी और ये एक्स कम्युनिटी है, तो यहाँ पे जो ए कंट्री है वो एक्स वस्तु को बनाने में एक्सपर्ट है, और यहाँ पे जो बी कंट्री है वो वाई वस्तु को बनाने में एक्सपर्ट है, और इस तरह से ए और बी दोनों कंट्री एक्स और वाई कम्युनिटी को बनाकर आपस में ट्रेड करेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड से प्रॉफिट गेन करेंगे। रिकार्डो अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट जो थ्योरी दी थी उसमें क्या बताया था कि एक कंट्री, यहाँ पे जैसे कि कंट्री गिवन है, यस, यहाँ पे जैसा कि कंट्री गिवन है और ये कमोडिटी गिवन, यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, ये एक्स
और वाई कमोडिटी हैं। अब यहाँ पे ए कंट्री एक्स, यहाँ पे ए कंट्री को एक्स बनाने में क्या हो रहा है, 5 कॉस्ट आ रही है, और बी कंट्री को और वाई को बनाने में 10 कॉस्ट आ रही है। वहीं पर बी कंट्री को एक्स कमोडिटी को बनाने में 10 कॉस्ट आ रही है एंड वाई कमोडिटी को बनाने में 5 कॉस्ट आ रही है। और इस तरह से ए कंट्री को एक्स में कम कॉस्ट आ रही है और बी कंट्री को वाई में कम कॉस्ट आ रही है, और इस तरह से दोनों ही कंट्री आपस में ट्रेड करेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड से प्रॉफिट गेन करेंगे। जे.एस. मिल अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जैसा कि जे.एस. मिल ने बताया था रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी में कि कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है तो उसका प्रॉफिट कैसे डिसाइड होगा, और ट्रेड करने से पहले क्या डिसाइड होते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है। ए कंट्री एक्स और वाई दोनों ही वस्तुओं को बनाने में एक्सपर्ट है एंड बी कंट्री एक्स वस्तु की 6 यूनिट बनाती है और वाई की 8 यूनिट बनाती है। अब दोनों के बीच ट्रेड स्टार्ट होगा तो कैसे होगा, ए कंट्री एक्स बनाएगी और बी कंट्री वाई बनाएगी। अब यहाँ पे ट्रेड करने से पहले टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड किए जाएंगे। टर्म्स ऑफ ट्रेड में ये डिसाइड होगा कि ये किसके फेवर में है और किसके अगेंस्ट है। मे भी हो सकता है दोनों को ही टर्म्स ऑफ ट्रेड से प्रॉफिट हो, और हो सकता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड से एक को प्रॉफिट हो और एक को लॉस हो। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो ए कंट्री था उसका रेशियो कितना था, 5 था, और बी कंट्री का जो रेशियो निकालेंगे तो वो कितना है, 4 है। और इस तरह से जो ए कंट्री था वो दोनों ही वस्तु में एक्सपर्ट था, इसलिए जो ए कंट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो ए कंट्री के फेवर में होगा। कैसे, ए कंट्री एक्स की 4 यूनिट बी को देगा और 5 यूनिट वाई की रिसीव करेगा, और इस तरह से टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो ए कंट्री के फेवर में होगी। नेक्स्ट है पोटेंशियल एंड एक्चुअल गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो पोटेंशियल प्रॉफिट है, दूसरा एक्चुअल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पोटेंशियल गेन्स होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी कंट्री किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है तो वो फैक्टर यूज़ करता है। कौन कौन से फैक्टर, लाइक लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्रेन्योर है। और इस तरह से क्या करता है, वो 4 फैक्टर यूज़ करके किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है। पर इसके पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे हम कंट्री लेवल पे बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ अबेंडेंट होता है। जैसा कि अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास क्या है, कैपिटल अबेंडेंट है अमेरिका। अगर वहीं बात करें हम इंडिया की तो इंडिया जो है वो लेबर अबेंडेंट है, और इस तरह से अमेरिका कैपिटल फैक्टर यूज़ करेगा और इंडिया लेबर फैक्टर यूज़ करके प्रोडक्शन करेगा। और इस तरह से दोनों ही कंट्री ए एंड बी दोनों ही कंट्री के कॉस्ट डिफरेंसेस के बेसिस पे जो प्रॉफिट गेन किया जाता है उसे हम पोटेंशियल गेन्स के नाम से जानते हैं। इसे हम एक फॉर्मूले से एक्सप्लेन करेंगे, जीपी इज इक्वल टू सी एक्स डिवाइडेड बाय सी वाई ए कंट्री माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाय सी वाई बी कंट्री। यहाँ पे जीपी क्या है, यहाँ पे जीपी पोटेंशियल गेन्स को एक्सप्लेन कर रहा है, और सी जो है वो कॉस्ट एंड एक्स एंड वाई कमोडिटी है, ए एंड बी कंट्री है। नेक्स्ट एक्चुअल गेन। यहाँ पे एक्चुअल गेन में ये बताया गया है कि जब कोई भी कंट्री किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है तो वो 4 फैक्टर के अलावा भी और कई फैक्टर होते हैं जिनको यूज़ करके किसी वस्तु का प्रोडक्शन करता है। उससे प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है।
जैसे कि 4 फैक्टर के अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकता है एंड टैक्स वगैरह इम्पोज करने से प्राइस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि वस्तु का जो प्राइस है वो इफ़ेक्टिव करता है, और इससे क्या होगा, इससे हम दोनों कंट्रियों की प्राइसेस डिफरेंसेस के बेसिस पे एक्चुअल गेन एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि गिवन है। GA क्या है, एक्चुअल गेन है, P क्या है, प्राइस है, X एंड Y क्या है, कमोडिटी है, A एंड B क्या है, कंट्री है। फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे दो कंट्री की प्राइसेस डिफरेंसेस के बेसिस पे जो प्रॉफिट निकाला जाता है उसे एक्चुअल गेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग गेन्स फ्रॉम ट्रेड। अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट फैक्टर क्या है। फर्स्ट फैक्टर है डिफरेंसेस इन कॉस्ट, जिसके बारे में रिकार्डो ने बताया था कि एक कंट्री अगर उन वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है जिसमें उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, प्राइस जो है वो कम डिसाइड करेगा। जब वो प्राइस कम डिसाइड करेगा तो अदर कंट्री में उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी। जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो उसका एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ होगा, और ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगा और इंटरनेशनल ट्रेड से उस कंट्री को प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल डिमांड। रेसिप्रोकल डिमांड मीन्स प्रतिपूरक मांग। इसमें ये बताया गया है कि एक कंट्री का जो एक्सपोर्ट होता है वो अदर कंट्री की मांग होती है, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, रेसिप्रोकल डिमांड में ये बताया गया है कि अगर एक कंट्री, मान लीजिए A एंड B दो कंट्री हैं, A क्या कर रहा है, B को एक्सपोर्ट कर रहा है, B क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो A कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका प्रॉफिट कैसे डिसाइड होगा, उसका प्रॉफिट डिसाइड होगा बी कंट्री की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिस पे। अगर बी कंट्री की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है तो ऐसी सिचुएशन में ए कंट्री को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर बी कंट्री की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक है, ऐसी सिचुएशन में ए कंट्री को लॉस होगा। और एक एक्सप्लेन कर दूं, ए कंट्री को प्रॉफिट कब होगा, जब बी कंट्री की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होगी, और इन इलास्टिक का मतलब है कि बी कंट्री के पास कोई भी उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में ए कंट्री क्या करेगा, उस वस्तु की हाई से हाई प्राइस डिसाइड करेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेगा। अगर बी कंट्री की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मोर है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, ए कंट्री क्या करेगा, लो प्राइस भी अगर डिसाइड करता है तो ए कंट्री क्या करेगा, इससे लॉस ही गेन करेगा। क्यों, क्योंकि बी कंट्री के पास ऑलरेडी उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, और ऐसे सिचुएशन में ए कंट्री को लॉस होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम में बताया जाता है कि अगर किसी भी कंट्री का इनकम लेवल हाई है, ये कैसे पता चलेगा। मान लीजिए ए एंड बी दो कंट्री हैं, ए कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है बी कंट्री को, बट बी कंट्री का जो डिमांड है, जो इंपोर्ट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में बी कंट्री क्या कर रहा है, जो इंपोर्ट कर रहा है वो कम करेगा। तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में बी कंट्री का जो इनकम लेवल है वो हाई होगा। इनकम लेवल जब हाई होगा तो वो क्या करेगा, अपनी कंट्री में बड़े लेवल पे चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा और प्रोड्यूस करके अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करेगा, और उसका एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगा। इन अदर हैंड, अगर वो
अपनी कंट्री में और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाता है तो जितने भी उसकी कंट्री में रिसोर्सेस हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, सभी को काम में लगाएगा और सभी की सैलरी इंक्रीज़ करेगा। ऐसी सिचुएशन में इनकम लेवल, सभी फैक्टर्स के इनकम लेवल हाई होंगे। जब इनकम लेवल कंट्री के लोगों का हाई होगा तो उन कंट्री के लोगों का डिमांड भी हाई होगा और ऐसी सिचुएशन में जब डिमांड हाई होगा तो इम्पोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट होगा और ऐसी सिचुएशन में बी कंट्री को क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड। हाँ, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो कि इट्स गिवन बाय JS मिल। टर्म्स ऑफ ट्रेड में ये बताया जाता है कि एक कंट्री किसी अदर कंट्री को किसी वस्तु की कितनी इकाइयाँ देकर उसके स्थान पे कितनी इकाइयाँ रिसीव करता है। मान लीजिए A एंड B दो कंट्री हैं और A कंट्री क्या करता है, किसी भी वस्तु की 5 यूनिट क्या करता है, रिसीव करता है और 10 यूनिट क्या करता है, B कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, देता है। तो ऐसी सिचुएशन में A कंट्री क्या होगा, A कंट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड A कंट्री के अगेंस्ट होंगी। इन अदर हैंड अगर A कंट्री 10 यूनिट रिसीव करता है और उसके स्थान पे 5 यूनिट अगर देता है B कंट्री को तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है A कंट्री के फेवर में होगी। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है अगर किसी कंट्री की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में उस कंट्री का जो प्रॉफिट है डिसाइड हो जाएगा। कैसे? अगर किसी कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने पे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी और जब उस कंट्री में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो प्राइस भी वो कम डिसाइड करेगा। जब प्राइस कम डिसाइड करेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, उसका एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ होगा और अदर कंट्री में सस्ता भी होगा। और जब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, इंपोर्ट करने वाला जो कंट्री है वो बड़े लेवल पे सस्ते इंपोर्ट गेन करेगा और इससे अदर कंट्री की जो सिचुएशन है, इंपोर्ट करने वाली कंट्री की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव करेगी। इन अदर हैंड क्या होगा, अब जो इंपोर्ट करने वाला कंट्री है वो क्या करेगा, इंपोर्ट करने वाला अगर कंट्री क्या करता है, अब वो बड़े लेवल पे अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, देन प्राइस भी वो कम डिसाइड करेगा और ऐसी सिचुएशन में वो एक्सपोर्ट सस्ते भेजेगा अदर कंट्री को। तो जिस कंट्री अब जो ए कंट्री था अब उसको प्रॉफिट होगा और उसकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कमोडिटी एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि किसी जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है वो कैसी वस्तु का एक्सपोर्ट कर रहा है। मीन्स एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री का जो प्रॉफिट है वस्तुओं के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी वस्तुएं अदर कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में उस कंट्री को लॉस होगा। अगर वहीं पर वो कंट्री प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट ना करके सेकेंडरी या टर्शरी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में उस कंट्री को प्रॉफिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था बिफोर 1947 तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो रूलिंग कर रहे थे तो उन लोगों ने क्या किया था, हमारे इंडिया के लोगों को एम्फसाइज़ किया था कि वो लोग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें अपनी कंट्री में और उसमें इंडिगो और कॉटन्स वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए उन लोगों ने ज़ोर दिया। और ऐसी सिचुएशन में वो लोग क्या करते थे, हमारी कंट्री से 10 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लेते थे और अपनी कंट्री में ले जाते थे और वहाँ से कंप्लीट गुड्स बनाकर उसे 100 रुपीज़ का हमें या हमारी कंट्री को एक्सपोर्ट करते थे, सेल करते थे और ऐसी सिचुएशन में क्या होता था, हमें लॉस होता था। नेक्स्ट, टेक्निकल कंडीशन। टेक्नोलॉजिकल कंडीशन में मैं ये एक्सप्लेन करूँगी
कि अगर किसी कंट्री का टेक्निकल कंडीशन अच्छा है तो वहाँ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम आएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो वो कंट्री प्राइस भी कम डिसाइड करेगा। प्राइस कम डिसाइड करेगा तो उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, देन एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगा, और उस कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड से प्रॉफिट गेन होगा। नेक्स्ट, साइज़ ऑफ द कंट्री। यहाँ पे बताया जाता है कि अगर किसी कंट्री का साइज़ छोटा है बड़ा, वो डिसाइड करता है कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। अगर कोई कंट्री स्मॉल साइज़ का है तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कैसे? मान लीजिए एक कंट्री साइज़ में छोटा है और वो बड़े लेवल पे चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, तो ऐसे में क्या होगा, जब वो बड़े लेवल पे चीज़ों का प्रोडक्शन करता है तो उसकी कंट्री में उस प्रोडक्शन का छोटा सा ही पार्ट कंज्यूम होता है, बट इन अदर कंट्री क्या होता है, उसका बड़ा पार्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। इससे क्या होगा, उसका एक्सपोर्ट क्या होगा, ग्रेटर दैन इंपोर्ट होगा, और उस कंट्री को जो स्मॉल साइज़ का है इंटरनेशनल ट्रेड से प्रॉफिट होगा।